आणि मी सांगतोय की बाकीचं घाशीरामबद्दल तर बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याचं 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल तिथे मी पोहोचणार म्हणजे पोहोचणार. नाटक करने का मन तो था क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया और इन लोगों को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे यार. मी मराठीतलं फक्त त्याला सांगितलं अरे ते पाय मुरगळले ते फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं. तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे. त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तो म्हणाला लिहून दे मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवे. तेंडुलकरांच्या घरी या घाशीरामच्या प्रोसेसच्या नंतरही त्याचं येणं जाणं होतं हे त्यांनी अजून सांगितलेलं नाहीये. मराठीतलं एखादं काम आपण जगभरात नेण्याचा प्रयत्न करतोय, ते करण्यासाठी पैशापेक्षा पण रक्त होतो. ये जब नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका त्याला मराठीत छान शब्द आहे, याचा अवकाश खूप मोठा आहे. हम लोग सपना देखते और अचानक से भगवान बोलते हैं अरे अच्छा सपना है, ये लग मैं तेरे को पहले एक हीरा देता हूँ, आगे संजय मिश्रा. शुरुआत हो गई रिहर्सल की. एक दिन बोले यार अभी जब मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आके रहता हूँ, हम लोग नाटक करते. कि काम 19 हुआ तो चलेगा, बनता 20 होना चाहिए, वो बनता 20 है. मी याला म्हटले अभी तक इधर कुछ करेगा, इसका कुछ दिखाओ मुझे, कुछ मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ ये नाना क्या कर रहा है. मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूँ ये घासीराम आपने देखा नहीं है. घासीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लिखित, डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. बैक देन ऑल्सो इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल. अभी तो अभिजीत पानसे भी है तो कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा, इन चीजों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. घासीराम कोतवाल यहाँ पे जो मेरे सीनियर बैठे भालचंद्र कुंवर जी, इनको तो आप ऐसे पहचानते नहीं रहे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ाने वाले भालचंद्र कुंवर है. ये बहुत बड़े क्रिटिक है. अनेक मराठी वर्तमानपत्रात त्यांची समीक्षा तुम्ही वाचली असेल. सो फ्यू डेज बैक, फ्यू मंथ्स बैक, चंदू मेट मी उभर का लिया करके मैं हमेशा, हम लोग दोनों के ये बहुत बड़े सीनियर थे मेरे रुया कॉलेज में चले थे, तो चंदू जी वगैरह ऐसा मैं बोल नहीं सकता. सो चंदू मुझे लगा कि उन्होंने घासीराम हिंदी में किया था. ये एक्चुअली यहाँ घासीराम का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिएशन में होता उसको वसंत देव इन्होंने बहुत पहले ही किया था. मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद. वसंत देव गीतकार, संगीतकार, बहुत जाने वाले. एक पटकन 2 गाने बोलता हूँ तो आपको समझ आएगा कितनी बड़ी स्थिति. उत्सव मत क्यों बहकारे बहकार नहीं तो सांझे नहीं, वसंत देव. ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं खुद को ही नीचा दिखाऊंगा. मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला. सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखे थे, बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार घासीराम के बारे में, तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था. तो मैंने जब चंदू ने बुलाया था तभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाना, तो मुझे मैं था नहीं यहाँ पे शायद. तो मैंने घासीराम नाटक नहीं देखा, लेकिन ऐसा है वैसा है. तो मैंने बोला बुक है क्या, तो मैंने बुक पढ़ा. पहले घासीराम कभी, इसलिए जब कंपेयर बोला कि किसी ने पढ़ा है तो मैं अकेला हूँ, मैंने पढ़ा है इसलिए. मेस्मराइजिंग थिंग जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब भी वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता है कि इट्स जस्ट टाइमलेस थिंग. ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है,
घासीराम, वो कालातीत है। कालातीत इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली। एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरी है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो मैंने जब भी वो पढ़ा, ये नाटक, ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता। सो मैंने चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं। ये जब ये नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका त्याला मराठीत छान शब्द आहे की याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक की एक बहुत बड़ी परंपरा है। मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में हाउसफुल का गुड लगता है, आज भी लगता है। तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोग, मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ, मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। आज तो ओटीटी का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते हैं तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते हैं तो तमिल में देखते हैं, मलयालम फिल्म देखते हैं, कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे ना देखते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति, ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसक्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है। योग ऐसा है, मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी, वामन केंद्र तो नाम आपने सभी ने सुना है, तो उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा ना करे, शुभकामनाएं दी मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश की अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये उसकी बात वही से शुरू हो गई, चंदू सर से शुरू हो गई बात, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और बाद में कैसा है कि एक हम लोग सपना देखते हैं और अचानक से भगवान बोलते हैं, अरे अच्छा सपना है, ये ले मैं तेरे को पहले एक हीरा देता हूँ, आगे संजय मिश्रा। सोने चांदी का दुकान निकाल, पहले हीरा ही देता हूँ। ये आदमी की जिसकी वजह से मैं नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया। मैं ये बात मुझे पता नहीं, गुरु मैं हम सब चंद इनको गुरुजी कहते थे। तो गुरुजी को जब भी समझा, गुरुजी ने हाँ बोला, बोलो क्या एक बड़ा आदमी है, क्या इतना बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती है, बाकी तो छोड़ ही देता हूँ सर, आप कितने लेंगे क्या लेंगे, अरे छोड़े यार। संजय मिश्रा जी को तो आप जानते हैं, छोड़े यार मुझे नाटक करना है, हम लोग कर रहे हैं। इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करेगा? तो मेरा बेस पूरा, मेरा ऑफिस मेरा बेस पूरा थाने में, तो मैं थाने में करूंगा, लेकिन आप बोलो अंधेरे में थोड़े दिन आया करूंगा, हम लोग रिहर्सल थोड़ी इधर भी करेंगे। शुरुआत हो गई रिहर्सल की, एक दिन बोले यार अभी मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आके रहता हूँ, हम लोग नाटक करेंगे। और ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुझे सुन गई, बोली, मुझे अच्छा लगा, वाह किया मैंने, प्रेस में गया नहीं। संजय मिश्रा जी आजकल उनका पता है थाने में रहते, मेरे घर भी रहते, ये मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब भी एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब ये नाटक के बारे में बोलना शुरू कर देता है ना, तो मुझे लगता है कि नाटक
मैं हमेशा बोलता हूँ नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुपर हिट होगा। हिट तो अभी भी है। एक तो अभी संजय मिश्रा जी का फोर्स, संजय मिश्रा के ज्ञान, उनका ज्ञान, और ये हम लोग मिल बांट के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूँ, ये घासीराम आपने देखा नहीं है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि सपने तो दिखते रहते हैं आजकल, फिल्म, नाटक, क्रिएटिविटी, इसमें कुछ करना हो तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहने चाहिए कि जा तू कर, मैं बाकी सब संभालता हूँ। और उनमें से मैं पहले मेरे बहुत दिल का दोस्त ओंकार माई के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक्चुअली ओंकार, आकांक्षा ओंकार माई, प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा, उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूं। अभी घासीराम हिंदी में संजय जी, गुरु जी के साथ, संतोष जोवेकर फैबुलस एक्टर है, शूटिंग इन जलगांव, एंड उर्मिला का शो है प्रभुनंदन ठाकरे ने। सो दिस इज व्हाट द घासीराम इज ऑल अबाउट, एंड आई डेफिनेटली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो ये घासीराम with 75 artists, with live singing, live choreography, and Urmila, Santosh, and D. Sanjay Mishra. Thank you so much. वक्त होता है हर चीज का, जब वो आता है तो फिर आ जाता है। ड्रामा स्कूल के समय में देखा था मैंने घासीराम कोतवाल, राम गोपाल प्रसाद ने डायरेक्ट किया था, क्या चीज़ था। और हमारे कोर्स में भी था घासीराम कोतवाल, कई बार पढ़ा था, लेकिन दिल नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ये रोल करूं। उस समय एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी, नया नया थिएटर। अभी मेरे फार्म हाउस में कोई बार बार कहता था नाना साहब, नाना साहब, अच्छा नाना साहब, नाना साहब एक कहाँ से जिंदा हो गए। तो उस बंदे ने बताया कि अभिजीत और संतोष एक प्ले कर रहे हैं, कहीं घासीराम। तो कहा हाँ हाँ, आपको कैसे पता? कहीं नाना साहब नाटकों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है किसी भी नाटक का। नाटक करने का मन तो था, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया और इन लोग को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे यार। लेकिन हिंदी नाटकों में इतना पैसा था नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा दें। अंधे को क्या चाहिए, लाठी, सीधे ही हाँ कर दिया। मैंने कहा हाँ चल सीधे ही करते हैं, कह तो दिया, लेकिन अच्छा नाना कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा ही करोगे। अच्छा, उसकी एंट्री देखी है? हाँ, मतलब इतना डराने लगे कि बॉस नाना फडणवीस तुम कर रहे हो? हाँ यार। फिर बालचंद्र सर मिले, शिष्य जी मिलेगी, गुरु जी बना दिए यार। ये मुझे पता नहीं क्यों, कल को मेरे बच्चे भी मुझे गुरु जी ना बोलने लगे, सारे लोग गुरु जी। एक बालचंद्र सर एकदम पकड़े हुए हैं, चीजों को पकड़ना भी चाहिए। एक थोड़ा भागने वाला बंदा कि हाँ ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और मैं फिट हो गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हर सुबह मेरी नाना के डायलॉग से सुबह होती है, रात भी उसी होती है। थिएटर का ये बड़ा मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं है, ये हिंदुस्तान के नाटकों में से एक नाटक है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और अब आप उसके हिस्सा बन रहे हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। और क्या कहूँ, अब नाटक देख रहे हैं, लेकिन भूलो कौन ये 1 2 3 4 5 6 सारे डायमंड इसने भुलवा दिए मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो फुलवार, मंदार, ये जब गाएंगे, मतलब तो कल ही मैं इनसे कह रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है हमारा ये नाटक। पहले थोड़े से लोग थे, मतलब कितने डांसर्स आ गए, डांसर्स भी ऑडिशन पे आए, कोई वैसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपने एक्टरों को कहा देखो ये कैसे, मतलब अभी से ठाक ठाक कर रहे हैं, ऐसे जब आते हैं एकदम तैयार होता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे सिनेमा में पॉपुलैरिटी, पैसा, हर कुछ मिल जाता है। बाय ग्रेट है, कमाल। जो नाटक में, अच्छा गाड़ी सर्विसिंग हो गई, चलो ऑटो पकड़ते हैं, लोग कहाँ से आते होंगे, लोखंडवाला से, वहाँ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आना पड़ता, दिल ही नहीं लगता। तो शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि गाना फडणवीस में करूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह सही उतरूँ। गाली तो थोड़ी होती ही है, अच्छा भी है, नहीं तो डॉक्टर से दिखवाना पड़ता, सर मुझे कोई गाली नहीं देता, मुझे जरा देखिए, चेकअप कीजिए। शुक्रिया। और मकरंद सबसे ज़्यादा शुक्रिया, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक दिशा अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, वाह। काय कधी कधी म्हणतो तुम्ही कुठेतरी चांगलं काहीतरी कर्म करा, त्याचं फार अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला काहीतरी त्याचं फळ मिळून जातं. मी नाटक करत आलो, पण मला असं वाटतंय ते नाटक रंगमंचावर न करता करता प्रेक्षकांपर्यंत तर पोहोचलंच. पण मला असं वाटतंय रंगमंचाचा जो इतिहास आहे त्याचा आपण कुठेतरी भाग होऊन गेलो, याचं जास्त अपूर्व. आज जेव्हा इथे मी आलोय की मला अभिजित म्हणाला की मी घाशीराम कोतवाल करतोय चंदू बरोबर, आणि त्यात नाना संजय करतोय मिश्रा. माझा हा खूपच आवडता नृत्य आहे, म्हणजे कोणाचा नसावा. मुळात आपण जेव्हा म्हणतो की नट म्हणजे नेमकं काय, तर त्या नटात असलेला अर्थपूर्ण भाव, आणि तो जर व्यक्त करू शकत असेल त्याच्या दिलेल्या गेलेल्या भूमिकेत संजय मिश्रा म्हणून, तर आज माझ्या लक्षात आलं की तो ठाण्यात जाऊन राहत असेल, तर त्यांनी काय केलंय त्याच्या NSDचा रेपर्टरी सारखं कुठेतरी स्वतःसाठी तो एक वातावरण निर्मिती करतोय, आणि तो त्याचा आनंद घेतोय की डान्स झाले, ही 1 2 3 4 5 6 किंवा त्याचं संगीत, तर तो स्वतःसाठी एक वातावरण निर्मिती करतोय. आणि मी सांगतोय की बाकीचं घाशीराम बद्दल तर बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याचं 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल तिथे मी पोहोचणार म्हणजे पोहोचणार. कारण का ती भूमिका एक अजरामर भूमिका आहे. कुठली भूमिका नेमकं कळत नाही की तो नट करतो का नाटककाराने लिहिलेली. आणि दरवेळी जेव्हा नट करतो तेव्हा वाटतं नाही रे नाटककाराने केलेलं आहे. शेवटी हे माध्यम असं आहे की जिथे विजय तेंडुलकरचं घाशीराम कोतवाल असं येतं, आणि त्याच्यानंतर येतं नटाचं. म्हणजे कुठेतरी प्लेराईट, ऍक्टर, सॉरी डायरेक्टर खूप मेहनत करतात, सगळेच करतात, पण 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 कुठेतरी म्हणजे म्हणायचं असं आहे की शेवटी प्रयोग करताना तर तिथे नटच असतो, विंगेतच डायरेक्टर असतो किंवा ऑडियन्समध्ये. त्यामुळे त्यांनी सगळं करून दिलेलं आहे. पुन्हा ते जिवंत करण्याचा जे काही जबाबदारी फक्त नटावर असते आणि त्या तंत्रज्ञानावर असते जे लाईव्ह आहे. आणि मुळात आणखीन एक जमेची बाजू जी अभिजितने सांगितली की लाईव्ह आहे, वाजवणारे सुद्धा वाद्यवृंद लाईव्ह आहे, ऑफकोर्स कोरिओग्राफर.
मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिजीत ने कही है, वो है कला और क्रीड़ा को राजनीति से बाहर रखना चाहिए। या तो मुझे लगता है अगर कुछ होना चाहिए तो राजनीति ने वहां से बोध लेना चाहिए। उसका कारण है, कला क्या करती है, कला उस विशिष्ट स्थल काल में जो जीवन जिया जा रहा है उसका वो आईना है। कहीं तो कुछ जो छूट गया है वो वहीं पर लिखा गया है। और मिथक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथक है, यानी कि कल्पना है। पर कल्पना कहां से आएगी? तो भाई जब तक आपका जीवन ये सोर्स नहीं होगा तब तक कल्पना आ ही नहीं सकती। तो अब यदि घासीराम कोतवाल किसी को कंट्रोवर्सी करनी थी, सरकार के विरुद्ध था, या किसी एक विशिष्ट पंथ के किरम, या हम कह सकते हैं कि किसी वाद को लेकर था, तो भाई एक सीधी सी बात थी, अगर रोजगार ढूंढने के लिए इंसान आया था, रोजगार मिला नहीं, उसका अपमान हो गया, तो भाई उसने उसका बदला लेना चाहा तो उसने पत्नी अब बेटी दे दी। अब जब मिल गया तब उसने सत्ता के साथ क्या पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सो जब ऐसा हो जाता है, जब सत्ता क्या करती है कि आपको नई विचारधारा ले आती है या कि अपना काम किया जाए, और जब लगता है कि अब ये अपने काम का नहीं या अब ये बेसुरा हो गया है तो उसको निकाल देते। ये सत्ता का काम रहा है। मुझे लगता है घासीराम कोतवाल कोई पार्टी आए कोई जाए, सत्ता करप्ट्स ये तो रहेगा ही। रोजगार के लिए मुंबई तो स्वप्न नगरी रही कि नहीं है? मुंबई में आज कोई भी स्वप्न लेके ही तो आता है, मुझे लगता है, कौन नहीं आता। ऐसे में घासीराम कोतवाल, अब ये सारा जो वाद जो चल रहा है हमारा कि कौन सी भाषा, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही सुंदर सा ये काम किया अभिजीत ने कि मराठी रंगमंच, अगर हिंदुस्तान का रंगमंच, भारत का रंगमंच इतिहास अगर उठाया जाए, घासीराम कोतवाल को आप उठाकर बाहर रख ही नहीं सकते, सबसे ऊपर के नाम में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिजात शाकुंतल से लेके आप भास का मध्यम वियोग आ लिए और अभी तक आधुनिक नाटकों में यदि हम आए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब का, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घासीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता था। और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, फिर से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा भाई, कोई आवाज उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पानसे और उसके जो दोस्त हैं, जब सब साथ में, मैंने संजय से कहा कि ये अभिजीत पानसे जैसे, मैंने कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, क्योंकि एक एक्टर पूरा सब कुछ तळमळ लगा देता है। मी मराठीतलं फक्त त्याला सांगितलं, अरे ते पाय मुरगळले ते फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं, तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे, त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तो म्हणाला लिहून दे, मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवे। तो नटे हा, म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटलंय अभिजीतला, म्हटलं इधर कुछ करेगा, इसका कुछ दिखाओ मुझे देखना चाहतो की नाना क्या कर रहा है। कारण खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखी थोडासा ढोळ काय झालाय जो अभिजीत, मला असं वाटतंय आपण अजून अगदीच बोलूया की नाटककार झाली, पण नटाने केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं, नाही तर आपण फक्त म्हणत जाऊ की ऑथेलो कसा केला होता ते, तिथे आता अल पचिनो किंग लिअर करतोय नाटक, या खबरा पोचतात, पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटक म्हणून जी नाटकं क्लासिक मानली गेलेली आहे, त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहेत, ती लोकांच्या मनात बसली पाहिजे। वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक से नाटक रहेगा। नाटक को जीवन बनाना, मुझे ऐसा लगता है मीडिया का भी काम है, और हमारा भी। फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी नहीं, क्योंकि
वो जीवन म्हणजे नमस्कार. अभिजित, थँक्यू सो मच. अभिजित बरोबर 2 वर्षापूर्वी मी एक प्रोजेक्ट करत होते आणि तेव्हा असंच मदत म्हणून गेले होते मी, आणि त्याच्यानंतर त्याने ते लक्षात ठेवून मला या घाशीरामसाठी बोलावलं. थँक्यू. खूप माझा जनर होता, लावणी आहे, सेमी क्लासिकल आहे, सगळं आहे, पण तरी ते थोडंसं वेगळं आहे कारण अभिजित टच आलाय त्याला खूप वेगळा वेगळा. म्हणजे मग कॉस्ट्युम असेल, त्याचा लुक असेल, बाकी सगळ्या काही गोष्टी असतील. तर दुसरी गोष्ट मला खूप मजा येते कारण संजय सर, आपके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है. आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पूरा टाइम whenever we are rehearsing, मैं खाली आपको देख रही हूँ पूरा टाइम. आय वॉज ऑब्झर्विंग द वे ही ते कसे येतात, ते काय पद्धतीने पोर्ट्रे करतात ते कॅरेक्टर, ते काय पद्धतीने काम करतात. म्हणजे मी या सगळ्या डान्सर्सना, नवीन ॲक्टर्सना सांगेन की मी खूप शिकतेय त्यांच्याकडनं, तुम्ही पण शिका. पंक्च्युअल राहणं, वेळेत येणं, त्याच्यानंतर थ्रूआउट ते तिथे असतात, ते प्रेझेंट असतात. नाही तर आपण जातो आपल्या फोनमध्ये जातो इकडे तिकडे, छोट्या गोष्टी आहेत. आम्ही काम करताना सुद्धा ते तिकडे बसून ऑब्झर्व करत असतात. तर मला असं वाटतं हे मी खूप शिकली आहे तुमच्याकडनं आणि खूप छान मजा येते, खूप छान वाईब आहे, खूप वेगळं आहे. मंदार आउटस्टँडिंग गातो आणि लाईव्हवर परफॉर्म करणं, म्हणजे आपल्याकडे मराठी नाटकात लाईव्ह परफॉर्मन्सेस, एवढा मोठा क्राऊड, एवढे डान्सर्स, एवढे ॲक्टर्स, 50चा मॉब घेऊन करणं छोटी गोष्ट नाहीये. आणि मला वाटतं भालचंद्र सर आणि अभिजित दोघेही खूप राईट लेफ्ट उभे आहेत आणि तुम्हाला किती छान बघायला नक्की मिळणार. थँक्यू. थँक्यू मंदार. थँक्यू मंदार देशपांडे नारायण आणि थँक्यू पानसे सर आणि कुबल सर, कारण अशी संधी मिळणं, जसं करण सरांनी पण सांगितलं की एक कालातीत नाटक और उसका भाग होना, और स्पेशली जो पुराना संगीत है पंडित भास्कर चंद्रावरकर जी का, उनकी तो स्मृति को शतशः प्रणाम करता हूँ मैं. और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, हमें पूरी जानकारी थी इस प्ले के बारे में, हमने बहुत सारे रीडिंग्स किए, कुछ बहुत सारे नाट्यशास्त्र रिलेटेड और ये नाटक कैसे लिखा गया है इसके रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स से मिली है. तकरीबन 12 से 15 लोगों की टीम है मेरी जो ये म्यूजिक करेगी, और हम लोग सारे ये लाइव प्रस्तुत करेंगे. भाषा का एक मुद्दा जो काफ़ी आता है कि एक भारतवर्ष का नाटक कैसे दिखे, तो इस नाटक की ये खासियत है कि इसकी कव्वाली उर्दू में ही है, इसकी लावणी मराठी में ही है, और एक बहुत ही डिफरेंट गाना लेके आ रहे हैं जो पहले घाशीराम में नहीं था. कोशिश यही रहेगी कि आप सबका एक मनोरंजन भी हो और नाटक का जो कोर सब्जेक्ट है वो आप तक अच्छी तरीके से पहुंचे. जैसे अभिजीत सर ने कहा 2025 का नाटक है तो कुछ तो नया किया ही होगा, और ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही एक्साइटमेंट बनी रहे. एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि पुलवामा के साथ काम कर रहा हूँ. इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जो कोरियोग्राफी के इनपुट्स हैं पुलवामा के, उनकी पूरी टीम से इतना कॉपरेशन मिल रहा है. हम लोग बिना थके गाते रहते हैं तो इसलिए शायद पर काफी एक्साइटिंग टाइम है. और जिस तरीके से कुछ मोमेंट सत्य जी गुरुजी लेके आ रहे हैं नाटक में, ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करने का सौभाग्य मिला है. तो थैंक यू सो मच अगेन सर. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस, इवन ओमकार सर एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स. थैंक यू. असं म्हटलं जातं की काही गोष्टी तुमच्या नशिबात लिहिलेल्या असतात. तसंच माझ्या नशिबात आणि आकांक्षेच्या नशिबात घाशीराम कोतवाल लिहिलेलं होतं. म्हणजे मी एकदा सहज पानसे साहेबांना फोन केला की काहीतरी असेल बघूया, काहीतरी एकत्र करूया. हा ठीक आहे बघतो. आणि एक्झॅक्ट 15 दिवसानंतर फोन आला, कारण घाशीराम करूया का. मी म्हटलं घाशीराम कोतवाल, हो. आता माझं नाटकाशी खूप जुनं नातं आहे, कारण मी शाळेत असतानापासून नाटकात कामं केलेली आहेत
आणि मला करिअर नाटकामध्ये करायचं होतं, पण वडिलांनी अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली आता म्हणता येईल की त्यावेळेस करून नाही दिलं, त्यामुळे आता प्रोड्यूस करू शकतोय. त्यामुळे ते किडा कुठेतरी होता. आणि लग्न झाल्यानंतर कायम आम्ही नाटकाला जायचो, तेव्हा आकांक्षा नेहमी म्हणायची की आपल्याला कुठेतरी नाटकाला नाव लागलं पाहिजे. मला असं माझी इच्छा आहे की आकांक्षा ओंकार माळी प्रेझेंट्स असं एखादं नाटक असावं. सो ते कुठेतरी डोक्यात कायम होतं आणि फॉर्च्युनेटली ते घाशीरामच्या माध्यमातून मिळालं. जेव्हा पहिल्यांदा बोलणं झालं तेव्हा विचार छोटा होता, टीम छोटी होती, नंतर मग संतोष, मग उर्मिला कानेटकर आणि मग नंतर डायरेक्ट संजय मिश्रा. तो असा भाव आला की मी म्हटलं अब तो हे करणार आहे. पानसे साहेब बोलले की तुमचं थोडंसं कदाचित पुढे मागे होईल. म्हटलं मराठीतलं एखादं काम आपण जगभरात नेण्याचा प्रयत्न करतोय, ते करण्यासाठी पैशापेक्षा पण रक्त होतो. या फॉर एव्हरीथिंग ऑल थँक्स टू अभिजित पानसे साहेब. कारण मला एक गोष्ट मी कायम ऐकलेली, कोट ऐकलेलं आहे कि काम 19 हुआ तो चलेगा, बनता 20 होना चाहिए. वो बनता 20 है. ऑल थँक्स टू पानसे सर आणि ऑल थँक्स टू आकांक्षा की तिने तो होकार दिला की पुढे राहण्यासाठी. सो थँक्यू व्हेरी मच. संजय, थँक्यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक्स ऑल जर्नलिस्ट एज वेल एज द मीडिया. पत्रकार आहेत, मराठी, हिंदी, इंग्लिश या सर्व लँग्वेजेसचे. हा प्ले ज्या वेळेला आम्ही सुरू करायचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये छोटेसे सगळे ब्रास टॅक्स जे असतात ते सांगतो. अभिजित सरांनी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की अभिने मगाशी सांगितलं, पण सगळ्यात त्याचं मला बरं आता सॉरी म्हणण्यात तरी अर्थ नाही. प्रकार असा होता की सगळ्यात मला जर महत्वाची जर गोष्ट काय वाटली असेल तर ती म्हणजे मराठीतले बरेचसे लेखक जे जगाला काय, भारताला काय किंवा संबंध महाराष्ट्राला माहीत नाहीये, ते हिंदीतून पोहोचवण्याचं काम आपण करूया, जे ऑलरेडी लोकांनी आधी करून ठेवलेलं आहे. आणि हा जो काही कन्सेप्ट होता ना तो, कारण आज पुलंचा 3 पेज ऑपेरा आहे जे सगळीकडे पण माहीत नाही हिंदी लोकांना. मोठ्या मोठ्या लेखकांची मोठे मोठे नाटकं आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेत सगळ्यात महत्वाचं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी आहे की मॅक सारखा आपल्याला इथे प्रमुख पाहुणा लाभला. तो अशासाठी की तेंडुलकरांच्या घरी या घाशीरामच्या प्रोसेसच्या नंतरही त्याचं येणं जाणं होतं हे त्यांनी अजून सांगितलेलं नाहीये. घाशीराम आतून बाहेरून सगळ्या बाजूने ढवळून काढणारं मनन चिंतन हे मॅक्सचं झालेलं आहे. घाशीराम बद्दल त्याला कधीही कुठेही उठवा, बोलायला सांगा, तो बोलायला तयार. म्हणजे आम्ही ज्या पद्धतीने घाशीराम शिकवतो, स्टडी करतो आणि दुसऱ्यांना सांगतो, त्याच्या आधीच ह्या सगळ्या गोष्टी मकरंदने करून ठेवलेल्या आहेत. याचा मला फार आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी अभिमान अशासाठी वाटतो की हे सगळं आपल्याला आपलं भाग्य आहे. इथे आज माझ्याबरोबर लास्ट शेअर करताना ओंकार, आकांक्षा, पालेंडे मॅडम आणि त्याबरोबर आमची सगळी टीम, मंदार देशपांडे, त्यानंतर चैत्राली डोकले, गुलवाजी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संजय मिश्राजी, या सर्वांचे खूप खूप आभार. आपण सर्व पत्रकार मित्रमंडळी या इथे आलेले आहात, सर्वांचे आभार. आम्हाला या आपापल्या पब्लिकेशन्स मधून, वर्तमानपत्रांमधून अतिशय चांगली प्रसिद्धी द्यावी हा आमचा या पत्रकार परिषदेमागचा हेतू आहे आणि तो तुम्ही सफल कराल याबद्दल मी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा बाळगतो. धन्यवाद. एक